ये रेडियो स्टेशन से बाकायदा ये अनाउंस हुआ करता था कि 21 अप्रैल की रात को इस रास्ते से अगर कोई गुजरे तो किसी को लिफ्ट ना दे। सुना ये गया था कि एक खातून जो है जी। वो सफेद साड़ी में मलबूस वो इस रास्ते से चलती हैं। अच्छा 1935 में ये गोरा कब्रिस्तान की कहानी थी। अच्छा वो लड़का जिद में गाड़ी से उतरता है, आगे बढ़ने लगता है ना, उतर क्या करता है, अपना हेड वो ऊपर उठाता है, उस लड़के की तरफ देखता है। लड़का उसका चेहरा देख के इतना खूबसूरत होता है, एक चीख मारता है और गिर जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकत उत्तरखेल। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम आदम राठौर साहब। आदम साहब ने वो कराची देखा हुआ है जो हम सिर्फ तस्वुर कर सकते हैं। मतलब कराची को बनते हुए देखा है, आबाद होते देखा है, फिर बिगड़ते हुए देखा है, फिर दोबारा बनते हुए भी देख रहे हैं। लेकिन हम आज जानेंगे कराची का खौफनाक किस्सा, खौफनाक कहानी। अच्छा आदम भाई, मैंने ये सुना है कि ये जो काला पुल का जो रास्ता है, काला पुल से गोरा कब्रिस्तान तक, ये वाला रास्ता जो है रात में मोस्ट हॉन्टेड है। मतलब हॉरर चीजें, कुछ खलाई चीजें, मतलब अजीब और असरार वाकयात इस रोड पे पहले होते थे। अब भी काफी लोगों को काला पुल के आसपास, गोरा कब्रिस्तान के पास सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। तो क्या इसमें कितनी हकीकत है? ये हकीकत है। अच्छा, ये हकीकत 21 अप्रैल की रात हुआ करती थी। 21 अप्रैल की रात? 21 अप्रैल की रात हुआ करती थी, कालापुर से कारसाज की। काला पुल से कारसाज? अच्छा और ये रेडियो स्टेशन से बाकायदा ये अनाउंस हुआ करता था कि 21 अप्रैल की रात को इस रास्ते से अगर कोई गुजरे तो किसी को लिफ्ट ना दे। अच्छा, ये आपने मेरे लिए एक नई बात का इंकशाफ किया है कि 21 अप्रैल की रात के हवाले जी से हाँ, रेडियो में बाकायदा अनाउंसमेंट होती थी कि कोई इस रास्ते से ना गुजरे। इस रास्ते से ना गुजरे। सही। और इस रास्ते पे बाकायदा बहुत बड़ी सिक्योरिटी हुआ करती थी। अच्छा सुना ये गया था कि एक खातून जो है जी। वो सफेद साड़ी में मलबूस वो इस रास्ते से चलती हैं अच्छा और इस चलती हैं और फिर कोई गाड़ी गुजरने वाले अगर वो समझते हैं कि ये खातून अकेली जा रही तो वो उनको रोक कर उसको पूछते थे कि आप कहाँ जाना चाहती हैं। सही। तो सिर्फ इतना कहती थी कि कारसाज। अच्छा अच्छा, बाज लोग होते थे जो वो औरत समझ के उसको अपने साथ बिठा लिया करते थे सही। और कारसाज तक ड्रॉप करने के लिए उसको ले जाया करते थे। और बाज लोग जो है वो निकल जाया करते थे, लेकिन सिक्योरिटी इतनी सख्त हुआ करती थी कि उधर किसी को लिफ्ट देने की इजाजत नहीं होती। सही 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 सही। बल्कि हमने एक दो बार सुना भी कि अगर किसी ने लिफ्ट देने की कोशिश की तो उसी वक्त पुलिस की मुख्तलिफ गाड़ियां वहां पहुंच गई अच्छा और वो लड़की गायब हो गई। सही 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 तो सही। ये कालापुर से कारसाज की। अच्छा, हम शौकत ड्रामा राइटर भी हैं, हम डायरेक्टर भी हैं। अच्छा, मैं आपकी बात माजरत नाज़रीन, मैंने आदम साहब का कराची की तारीख के हवाले से जो तारुफ करवा दिया, ये नहीं बताया कि आदम साहब एक थिएटर के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। आर्ट कौंसिल में एक बहुत बड़ा नाम है इनका, बहुत शागिर्द हैं इनके, राइटर भी हैं और ड्रामा इंडस्ट्री से भी वाबस्ता रहे हैं। काफी फिल्मों में भी इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जो है ना खिदमात फराम की हैं। तो मैं ये बताना भूल गया था, तो आदम साहब कंटिन्यू करें, माजरत। तो हम लोग ड्रामा राइटर हैं, तो हम लोगों ने मैं ऐसी मिस्ट्रीज लिखता भी हूँ जिसमें मैंने कालापुर से कारसाज की बाकायदा एक कहानी लिखी है। अच्छा। और इसी तरह एक कहानी थी मेरी, पूजा के फूल। पूजा के फूल? हाँ, तो वो कुमारवाड़ा में एक मंदिर है। अच्छा उस मंदिर में वो पूजा के फूल की एक सच्ची कहानी थी, वो मैंने जो है वो लिखी और बाकायदा वो टेलीविजन पे नशर भी हुई। जबरदस्त। इसी तरह एक सच्ची कहानी जो कि 1935 में ये गोरा कब्रिस्तान की कहानी थी। अच्छा तो जब मुझे पता चला कि ये गोरा कब्रिस्तान की ये एक कहानी है तो मुझे उसकी मतलब पता नहीं था, उसकी कोई तफसील पता नहीं थी। तो फिर उसका लिंक लेके सदर में ये हमारा जो चर्च है, ये कदीम चर्च है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। हाँ, ये चर्च कैथेड्रल चर्च कहते हैं अच्छा इसे। इस कैथेड्रल चर्च में एक फादर हुआ करते थे जो कि 100 साल की उम्र थी उनकी। अच्छा, 100 साल की उम्र से? वो थे फादर जोपाल। जोपाल। सही तो मैं उनके पास रिक्वेस्ट लेके गया और मैं चाहता था कि उनसे वो तफसील लूँ सही। उस किस्से की कि वो किस्सा है क्या, उसमें कितनी हकीकत है? हकीकत क्या है। सही। तो फिर वहां से मुझे कुछ डिटेल्स मिली। अच्छा अच्छा, वो गोरा कब्रिस्तान के गेट पे जैसे ही हम अंदर घुसते हैं तो एक 15-20 कदम चल के थोड़ा सा आगे जाते हैं तो सीधे आपको एक रास्ता कम होता है। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़कर जाएंगे तो उस कब्र पर बाकायदा जंजीरें बंधी हुई हैं। अच्छा, अभी भी वो मौजूद होंगी या आप जब गए थे तब थी? जब मैंने जब शूट किया था अच्छा, तो वहाँ बाकायदा जंजीरें तो ये मौजूद। उस जंजीरों की वजह क्या है आदम भाई? वो जंजीरों की वजह ये थी कि वो फादर जो थे हाँ
वो जो उन्होंने मुझे ये बताया कि रात को 12-1 बजे के बाद अंकल जॉन, अंकल जॉन। अंकल जॉन मीन्स जॉन कलेमेंट नाम था उनका, अच्छा। लेकिन उसे अंकल जॉन कहते थे। वो अंकल जॉन रात को 12-1 बजे के बाद यहाँ से निकलते थे, सही। मेन रोड पर आते थे। तो उस वक्त विक्टोरिया यानी घोड़ा गाड़ी घोड़ा ज्यादा गाड़ी, चलती हाँ। थी। तो एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर वो कैथेड्रल चर्च आया करते थे, यही सदर वाले ना। हाँ सदर वाले, और सही। वो घोड़ा गाड़ी वाले को कह के वो अंदर चर्च के अंदर चले जाया करते थे। सही। एक आधा घंटा रहकर फिर वो वापस आते, अच्छा। वापस आकर फिर वो उस घोड़ा गाड़ी में बैठ कर घोड़ा कब्रिस्तान के गेट पे उतर जाते थे। सही। लेकिन मजे की बात यह थी कि वो घोड़ा गाड़ी वाले को चेक लिख कर दिया करते थे, अच्छा। क्योंकि वो कैश चुराया करते थे। जबकि अंकल को मरे हुए 20 साल गुजर गए, अच्छा, 20 साल इंतकाल तो हो गए थे, फिर उसके बाद ये चेक वाला सिलसिला, चेक कैश भी हो रहे हैं। कैश हो रहा था। तो वो घोड़ा गाड़ी वाला जो है ना, वो रोजाना की उसका एक ग्राहक बन गया था। सही। लेकिन उसको पता चल गया था कि ये इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, ये इंसानी रूप में जो भी है। जो भी है। सही। लेकिन उस कहानी को लेके चलते रहे। आखिर मैंने जो अपनी कहानी में इसका जो टर्न आउट लिखा, वो ये था कि वो जो घोड़ा गाड़ी वाला था, उसका जो बेटा था, वो बेटा अपने बाप को रोजाना इस तरह रात को देर में आके और पैसे लेकर देखता हूँ, मुझे समझता था कि मेरा बाप कोई अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई दो नंबरी तो नहीं कर रहा। सही। मैं कोई गलत काम तो हाँ, नहीं कर पैसे डेली आ रहे हैं पैसे और डेली पैसे आ रहे हैं, घर के हालात भी बदल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फीसें भी मेरी भरी जा रही है। तो बेटा जो इस तजस्सुस में था कि मेरा बाप ये पैसे कहाँ से लाता है। सही। उसकी बेगम भी परेशान थी, हालांकि वो बेगम को घोड़ा गाड़ी वाला अपना सारा किस्सा बता चुका होता है। अच्छा, अपनी वाइफ को शेयर किया होता है कि भाई इस तरह रोज एक नया जो है ना। लेकिन वो बेटा आखिरकार जिस कॉलेज में जाता तो अपने कुछ स्टूडेंट से जिक्र करता है। अच्छा। इस तरह से मेरा बाप जो है ना किसी जाल में फंस गया क्रिमिनल लोगों के सही। हाथों, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बाप को सेव करूँ। सही। तो वो कुछ लोग मिलके उसका सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। उसमें से एक लड़का जो होता है, उसका वालिद जो है वो कोई एसएसपी होता है। अच्छा। तो वो जाकर उनको जिक्र करते हैं। सही। तो वो सारी इस चीज का मुआयना करता है। ठीक है। आखिरकार एक दिन ये होता है कि ये जो घोड़ा गाड़ी वाला है ये बीमार हो जाता है। तो जब बीमार हो जाता है तो उसको बहुत सख्त बुखार होता है। ठीक है। तो उसकी जोजा जो थी बेगम, वो बुलाती हैं एक डॉक्टर को, जिसको चेक करवाती हैं। अच्छा। वो कहता है इसको बहुत सख्त बुखार है, इसको आराम की बहुत सख्त जरूरत है, सही है। तो इसको चलने फिरने मत देना। सही है। अब 12 बजे तो उसको गोरा कब्रिस्तान पहुंचना होता है, क्योंकि वो अंकल जॉन को लेके जाना अंकल जॉन चर्च को पे। लेके जाना होता है। तो रात को जब 11-11:30 बजते हैं तो वो उठता है। तो बेगम कहती है कहाँ जा रहे हो, लेट जाओ, कहीं नहीं जाना, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया। तो वो कहता है नहीं, अगर मैं नहीं गया तो अंकल जॉन को कोई और घोड़ा गाड़ी वाला वाला ले ले जाएगा, जाएगा। सही। मेरी रोजाना की आमदनी खत्म हो जाएगी। बेगम कहती है तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम मत जाओ। जिद बहस होने लगती है, इनमें बेटा आ जाता है। अच्छा। और बेटा कहता है अपने बाप को कि पापा आप फिक्र मत करें, आज मैं जाऊंगा। अच्छा। तो बाप कहता नहीं बेटा, वो मसला, कहता नहीं पापा, आपको अपने फोन पे भरोसा नहीं है, मैं जाऊंगा। तो वो माँ भी उसकी सपोर्ट में आ जाती है बेटे की। हाँ हाँ। तो वो बेटा कहता है आज मैं जाता हूँ। बाप जो है वो उसको ये नसीहत करता है कि तुम लेके तो जा रहे हो, अंकल जॉन आके पीछे बैठ जाएगा। सही है। तुमने बात कोई भी नहीं करनी उससे, ठीक है। ज्यादा जिक्र करना ही नहीं। तुमने अपनी घोड़ा गाड़ी सीधा कैथेड्रल चर्च के गेट पर रोकनी है, अंकल उसमें से उतरेंगे, चले जाएंगे, वापस आएंगे, घोड़ा गाड़ी में बैठेंगे, उन्हें वापस घोड़ा कब्रिस्तान के गेट पर उतार देंगे। सही है। वो जो भी तुम्हें चेक देंगे वो तुम लेकर आ जाना, हम सुबह कैश करवा लेंगे। सही है। लड़का कहता ठीक है। अब लड़का तो तफ्तीश में जाना चाहता है, वो तो पहले तजस्सुस में था ना। हाँ। अब वो जाकर वो गेट पे रोकता है, अंकल उसको मिल जाते हैं। तो अंकल देखते हैं कि आज वो गाड़ी वाला नहीं आया, ये लड़का आया है। तो उसको पूछते हैं वेयर इज योर फादर, तुम्हारा डैडी नहीं आया। वो बताता है कि मेरा डैडी बहुत बीमार है। तो अच्छा ओके, तो चुप हो जाता है। अब ये जाके घोड़ा गाड़ी वहाँ खड़ी करता है चर्च के बाहर। और अंकल जो है वो अंदर चले जाते हैं। अब ये मालूमात करने के लिए गेट कूद कर अंदर जाता है। सही। वो देखने जाता है कि ये जाते कहाँ है रात। सही। अंदर सारा घूम फिर लेता है, जब इसको नजर नहीं आता तो वापसी में जल्दी जैसे ही आता है तो जैसे ही गेट के
कूदना चाहता है तो देखता है कि अंकल ऑलरेडी घोड़ा गाड़ी में बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ, अब उसके चेहरे से पसीना पसीना, खुद परेशान, ये गेट कूदता है वापस, घोड़ा गाड़ी पे बैठ के चलाने लगता है। सही। अब खौफ भी होता है इसको कि अंकल देख लिया मुझे, मैं अंदर गया हाँ। था। अब ये घोड़ा कब्रिस्तान के गेट पे गाड़ी रोकता है, अंकल चेक लेते हैं, इसको देते हैं और गेट में जाने लगते हैं। तो लड़का कहता है उतर के कि मुझे आपसे बात करनी है। तो अंकल कहता है आई से गेट आउट, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सही। तो वो कहता है कि अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं आपको पकड़ लूंगा। कहता नहीं, मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। वो लड़का जिद में घोड़ा गाड़ी से उतरता है, आगे बढ़ने लगता है ना। अंकल क्या करता है, अपना हेड वो ऊपर उठाता है, उस लड़के की तरफ देखता है। लड़का उसका चेहरा देख के इतना खौफजदा होता है, एक चीख मारता है और गिर जाता है। अच्छा। लड़का मर जाता है। अब जब पता चलता है, पुलिस आ जाती है, सारी तफ्तीश होती है। वो एसएसपी साहब जिनको ये सारी तफसील बताई जाती है, वो सारी तफसीलात मालूम करते हैं बैंक बैंक से, तो पता चलता है हाँ जी चेक तो जाता था। हाँ। अब वो अंकल का एक कोई नवासा था, अच्छा। वो इन्वॉल्व हो जाता है। वो कहता था मेरे अंकल को तो इंतकाल हुए इतना अरसा हो गया, तो ये अब कैसे चेक कैश हो रहे थे, सही। तो हमें क्यों इत्तला नहीं दी। एक बार वो फिर एक बड़ी लंबी कहानी। लेकिन लड़के के इंतकाल के बाद घोड़ा गाड़ी वाला 15-20 दिन के बाद रात को तैयार होता है जाने के लिए। तो बीवी कहती कहाँ जा रहे हो, तो घोड़ा गाड़ी वाला कहता है कि मैं उस अंकल से जरूर पूछना चाहूंगा कि तुम तो मेरे मौसम थे, मुझे चेक दे रहे तुम थे। तो मेरे मौसम थे, तुम तो मेरे बच्चे की फीस दे रहे थे, तुम तो उसको पढ़ाना चाहते थे, मेरे घर को अच्छा करना चाहते थे, तो तुमने ये क्यों किया, क्यों मार दिया उसको? क्यों मार दिया। तो उसकी बीवी बहुत जिद करती, कहते नहीं मैं जाऊंगा। तो वो दिन रात को आकर घोड़ा गाड़ी खड़ी करता है, काफी देर इंतजार करता है तो अंकल तो नहीं आते। फिर ये पूरा कब्रिस्तान के अंदर जाता है, अच्छा। चारों तरफ देखता है और जोर जोर से आवाजें लगा, अंकल अंकल, जोर से आवाज लगा, कोई नजर नहीं आता। ये हार के वापस आके घोड़ा गाड़ी में सीट पर बैठता है और रोने लगता है। उसने अपनी ड्रामेटाइज उसमें ये लिखा, एक एक हाथ जो है वो उसकी पीठ से बढ़ता है और उसकी इस शाने पे आके रुकता है, और उसके बेटे की सिर्फ इतनी आवाज आती है कि पापा अब यहाँ नहीं आया करें। अच्छा। बस ये कहानी का एंड था हमारा। सही। अच्छा, जब आप शूट कर रहे थे कब्रिस्तान के अंदर, अच्छा उससे पहले एक सवाल करूंगा कि इसकी कब्र पे जंजीरें क्यों अंकल जोड़ दी? ये जो निकलता था ना, अच्छा। निकल हाँ हाँ। निकल कर कैथेड्रल चढ़ जाता था, हाँ इस पे फादर जो पॉल ने इसकी बाकायदा पढ़ाई करके हाँ। और इसको कब्र तक महदूद कर दिया था कि भाई ये दोबारा बाहर ना दोबारा निकला बाहर करे। ना आए या ना किसी को नुकसान पहुंचे। ठीक है, ठीक है। क्योंकि जब उस लड़के की मौत हो जाती है हाँ। तो फिर वो खौफ ज्यादा हो गए थे कि कोई किसी और को ये नुकसान ना पहुंचे। सही है, तो इस वजह से फिर उसको महदूद कर दिया कि कब्रिस्तान के अंदर। हाँ। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि आप जब शूट कर रहे थे, मतलब आप इस कहानी को रिकॉर्ड भी करना चाह रहे थे, तो आपके साथ कोई वाकया हुआ कब्रिस्तान के अंदर अंकल जॉन की कब्र के इर्द गिर्द? हाँ हाँ हाँ। ये वाकया हुआ था। हमारे कैमरामैन थे मुख्तार शबाब साहब, अच्छा। और हमने एक कैरेक्टर को अंकल जॉन एक ओवरकोट वगैरह टोपी वगैरह पहना दी। सही। हमने बाकायदा एक बीम लाइट वगैरह लगाई हुई थी सही। और बहुत दूर से उसको आते हुए दिखाना चाहते थे। सही। तो जब हमने हमारा सारी लाइटें वाइटें कंप्लीट हो गई और हम जब रिकॉर्ड करने लगे, हाँ। तो हमारे कैमरामैन मुख्तार शबाब ने बताया कि आप कैमरे में देखें। अच्छा। तो मैंने जब कैमरे में देखा तो सामने से हमने जिस कैरेक्टर को खड़ा किया था, हाँ। उस कैरेक्टर के साथ एक और कैरेक्टर खड़ा था, यानी सेम कैरेक्टर दो थे। अच्छा। हाँ, दो रोल थे। एक जो आपका बनाया हुआ कैरेक्टर था और और एक रियल कैरेक्टर जो था। कैरेक्टर उसके बराबर में खड़ा था। अच्छा। जो हमारा रियल कैरेक्टर था उसको नहीं पता चल रहा था कि मेरे बराबर में कोई है। ज्यादा उसको तो पता नहीं कोई हैवला साहब खड़ा हुआ है, आपको उस कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है। हाँ, फिर आप तो फिर वो मुझे जब मुख्तार ने बताया कि ऐसा ऐसा मैटर है, तो मैं बाकायदा, हम मुसलमान हैं, हाँ। अल्लाह ताला के हमारे पास काफी इल्म है, कलाम पाक की कलाम हमें पाक कुव्वत की है। बड़ी ताकत है। तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हुआ गया और मैं जहाँ कैरेक्टर खड़ा था वहां मैंने बाकायदा इजाजत मांगी कि आपकी इजाजत हो तो हम ये करें, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। सही। और अगर आपकी इजाजत नहीं होगी तो हम चले जाएंगे। तो फिर बाकायदा मैं राउंड लेके वापस आया तो फिर हमें सिग्नल
और आपका जो कैरेक्टर था वही था। हाँ। ठीक ठीक ठीक। तो बहरहाल एक ये मेरे लिए नई किस्सा, नई कहानी, और 21 अप्रैल की रात वाला ये भी एक खौफनाक कहानी जब रेडियो पे अनाउंसमेंट होती थी कि भाई सड़कों पे निकलना और लिफ्ट देना मना है, गालापुल से कारसाज मतलब गोरा कब्रिस्तान तक। फिर अंकल जॉन का कब्र से निकल के चर्च तक आना, फिर चर्च से वापस जाना, फिर लड़के की मौत के बाद उसको कब्र तक महदूद जंजीरें बांध के रखना फादर जे पॉल का। तो एक खौफनाक माजी रहा है कराची का इस हवाले से। तो आदम पाकिस्तान रेडियो स्टेशन से 21 अप्रैल की रात को एक प्रोग्राम नशर हुआ करता था, स्टूडियो नंबर 9। स्टूडियो नंबर 9। हाँ, अच्छा। वो 21 अप्रैल की रात को वो हर सूरत में वो किस्सा जो है ना वो दोहराया जाता स्टूडियो नंबर 9 रेडियो प्रोग्राम अगर कोई सुनता रहा है तो कमेंट में लाजमी बताएं, और अगर किसी ने ये ऐलान सुना है तो लाजमी कमेंट में करें। अगर नहीं सुना और आपको आदम साहब का इस किस्से में कितनी इंटरेस्टिंग रही, कितनी बातों में आपको मजा आया, और क्या अंकल जॉन के किस्से से आप पहले वाकिफ थे, क्या आपको पता था कि गोरा कब्रिस्तान में कोई ऐसी कब्र भी थी जिस पर जंजीरें बंधी हुई थी। तो बहरहाल एक खौफनाक कहानी के साथ, खौफनाक माजी के साथ हम आज के प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं आदम साहब से मजीद ऐसे खौफनाक किस्से, कहानियां और बातें जो कराची की माजी का हिस्सा रही हैं, और मौजूदा कराची में भी बहुत सारे वाकयात आदम साहब के पास यादाश्तों में महफूज हैं, तो कमेंट में लाजमी बताएं, तो हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे मोहतरम आदम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।